Welcome to Karman Co-Education, Strive to Excellence. अब शुरुआत कर रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये आज की जो वीडियो होने वाली है, आज एक बात ध्यान रखना, आज का जो लेक्चर है ये बहुत सारे धर्मों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी किसी भी धर्म को मानता हो तो एक बात ध्यान रखो, अपनी धार्मिक आस्था को ठेस मत पहुंचाना, बिल्कुल आज़ाद हो जाना। आज समझ लो कि आप कोई धार्मिक इंसान हो ही नहीं हो, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं हो। ठीक है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा इसमें है ही, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं, वो है, मुद्दा उसमें है और बहुत सारे डाउट भी उसी से बन सकते हैं। यानी कि आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ के बारे में। ठीक है, कि माइनॉरिटीज़ क्या क्या है और माइनॉरिटीज़ को लेकर के हमारे देश में क्या क्या संभावना है, वो सब हम देखने वाले हैं आज। अब जो माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक की अगर हम बात करें कि अल्पसंख्यक कौन होंगे अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक में एक बात और हम कह सकते हैं कि एक होता है कि छोटे अल्पसंख्यक, एक होता है बड़े अल्पसंख्यक। यानी कि जिनका समुदाय कम है वो हो गए आपके छोटे अल्पसंख्यक लोग, जिनका बड़ा है। और हमारे देश में सबसे बड़े रूप में अल्पसंख्यक में कौन है? मुस्लिम। अल्पसंख्यक का मतलब होता है माइनॉरिटीज, यानी कि जो संख्या में कम हो, जो संख्या में कम हो। तो सबसे बड़े अल्पसंख्यक कौन है हमारे यहाँ पे? वो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक की बात करें तो वो मुस्लिम्स ही हैं इंडिया में, सबसे बड़े यही हैं। ठीक है, इनके बाद अगर कोई आता है तो फिर आपका आगे जाते क्रिश्चियन हो गए आपके, क्रिश्चियन के साथ में कुछ और कम्युनिटी जैसे कि आपका पारसी हो गए और यहूदी हो गए। जो मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे आपके जो जैन हो गए, बुद्ध हो गए, सिख हो गए और जो भी एक्स्ट्रा जैसे लिंगायत हो समुदाय हो गए, जो हमने जिसकी बात पहले की थी हमने। ठीक है, तो ये सब कदम हिंदू कम्युनिटी ही है ऑलरेडी, तो इनको अलग से काउंट नहीं करते हम लोग, ये ध्यान रखो। क्या इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, इनसे सबसे ज़्यादा यही है, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। अभी बताऊंगा कैसे कैसे पॉपुलेशन में चलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम जिनको अलग से काउंट कर रहे थे, तो इससे पहले वाले मैंने समझाया था आपको, जिनकी बात हमने की ट्राइब्स की, ट्राइबल देखा था हमने कि जिनको एसटी कम्युनिटी हम जानते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल वाला एरिया, तो एक ट्राइब वाला एरिया होता है। कि ट्राइब्स वाला एरिया, और ट्राइब्स एरियाज को लेकर के भी हम दो पार्ट डिवाइड कर लेते हैं इसमें। और दो पार्ट में एक हिस्सा जो है हमारा आर्टिकल 371 में चलता है। आर्टिकल 370 किसके लिए था? कश्मीर के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए था ये वाला हिस्सा। ठीक है, वैसे एक आर्टिकल 371 बनाया गया, और आर्टिकल 371 में भी दो हिस्से हैं, मतलब ए से लेकर के एफ तक का जो आर्टिकल आते हैं, ये आर्टिकल 371 में ट्राइब्स के लिए आते हैं। 371 जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसमें अल्फ़ाबेटिकली बहुत चल रहा है, कभी कभी डबल अल्फ़ाबेट भी हो जाते हैं इसमें, इस तरह से चल रहा है। ठीक, और एक हिस्सा जो इसमें देखा गया है वो आर्टिकल 244 में है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल में दर्ज है, सोचो संविधान में इसको जगह दी गई है इस चीज़ को। ठीक है ना, आर्टिकल 244 है, और 244 में हाँ तो ये ट्राइब्स कम्युनिटी तो हिंदू ही माइनॉरिटी में आएगी ना? नहीं आएगी, मैंने पहले बताया। देखो होता क्या, अगर आप इनको हिंदू माइनॉरिटीज मानना चाहो तो इनकी जो प्रथाएं हैं वो बहुत अलग अलग है। जैसे अभी आपने कुछ सालों पहले देखा था, 2 साल पहले की न्यूज़ थी, एक वो अंडमान की तरफ एक कोई व्यक्ति आ रहा था, उसने उसको भाला मार दिया ट्राइब ने, वो मर गया। ठीक है, वो सिटीजन था शायद अमेरिका का, पता नहीं कहाँ का था। तो ये क्या होते हैं, इनके आज भी अपने वर्चुअल्स चलते हैं। ठीक है, अपनी सभ्यताएं चलती हैं, इनके हर रूल्स अपने अलग अलग हैं। ठीक, और ये अपने आप को संपूर्ण उसी में मानते हैं। हम लोग भी मानते हैं? नहीं, आप लोग देखो सुनो, आप लोग मानते हो, जैसे कि आप एक एरिया है इसका दादर और नागर हवेली वाला एरिया, उसमें जो ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम अपने ही कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हीं का कल्चर जो वो अच्छा है उसी कल्चर में वो रहें, और दूसरे कल्चर में ना जाएं।
और ये बड़ी बेकार बात नहीं है, इंडिया चाहे तो ना कभी भी झुका दे, कभी भी अपने कल्चर को मानने में, लेकिन वो संभव नहीं है उनके लिए हिसाब से। वो आज भी आधे नंगे लोग रहते हैं, मतलब उनका तरीका रहने का अलग है, उनका शादी की प्रथा अलग है, तो इनको छेड़ना ही बेकार था। और क्योंकि ट्राइब के लिए हम लोगों ने पहली संविधान में व्यवस्था कर दी थी, शेड्यूल बनाया गया था। शेड्यूल आपको पता ही होगा, इसका याद है? शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। हाँ, ये माइनॉरिटीज में रखा ही नहीं गया है ट्राइब्स को ना, ट्राइब्स का अलग पार्ट बना दिया इसको, माइनॉरिटीज से अलग जगह। हम इसको माइनॉरिटीज मान लेते हैं, लेकिन एक अलग पार्ट बना दिया ट्राइब्स के लिए। अब देखो, जैसे ये क्रिश्चियन है, पारसी है, यहूदी लोग हैं, इन जो एरिया की अगर हम बात करें तो इनको साफ साफ हम कह सकते हैं कि हाँ, इनके लॉ अलग अलग हो गए। भाई क्रिश्चियन है, आप चर्च में जाते हो, शादी करते हो, रिंग पहनाते हो, शादी कर लेते हो, ठीक है। पारसी में थोड़े से कानून और अलग हो जाते हैं, यहूदी में और अलग होता है, किसी में डिवोर्स है, किसी में डिवोर्स की व्यवस्था नहीं। अभी सब आज सबका सब समझाऊंगा। आज के अंदर हम देखो पहले समझेंगे कौन सा, पहले आज की क्लास में हम ये वाले ही पार्ट समझेंगे, क्योंकि मुस्लिम को समझना बहुत बड़ा मुद्दा है, वो छोटा मोटा है नहीं, वो आज खत्म भी नहीं हो पाएगा। तो आज हम इन वालों को सारों को निपटा देंगे जरूर, ठीक है। उसके बाद हम इस पाएंगे, इसमें अब बहुत कुछ समझना है आपको, फिर हम हिंदू वाले पे थोड़ा बहुत आएंगे, तो वो सब समझना बहुत जरूरी है आपको। एज ए इंडियन, एज ए गुड सिटीजन, आपके पास कम से कम ये तो जवाब होने चाहिए जब आपसे गवर्नमेंट में कोई पूछ ले कि हाँ भाई ये लॉज क्या हैं, कैसे होते हैं, शादी वादी सब पता होना चाहिए आपको। तो नॉर्मली आप इनको पता करोगे आज, ठीक है। और क्या माइनॉरिटी में मान्यता है कि ट्राइब्स के लिए अलग से व्यवस्था की गई है इन आर्टिकल्स में, इनकी बात ही कर दी कॉन्स्टिट्यूशन में। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में भी डाल दिया, और जिनको शेड्यूल्स में डाल दिया उनका इतनी आसानी से कुछ बिगड़ नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए कभी सुना है कि ट्राइब्स को लेकर ट्राइब्स मैरिज एक्ट ऐसा कुछ आया हो? आप पारसी मैरिज एक्ट समझ सकते हो, यहूदी मैरिज एक्ट समझ सकते हो, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट समझ सकते हो आप, लेकिन ट्राइब्स का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो मैरिज एक्ट तो कानूनी प्रथा चलता ही नहीं है। उनका अपना छोटा सा कबीला होता है, 25-30 लोग रहते हैं कबीले में, वही उनका सरदार बन जाएगा एक, वहीं वो चीज़ चल रही है आज भी। उनको कोई आदमी पकड़ मिल जाएगा, उसे देख लेंगे, हो ये तो नया सा आदमी है, धल्लो इसे आज से पका खाएंगे, स्वाद इसका देख लेंगे हम, तो उनका अपनी मर्जी है। हैं यहूदी जो ज्यूस होते हैं, यहूदी बेसिकली ऐसा समझो कि जो क्रिश्चियन हैं वो यहूदी में से ही निकले हैं। जीसस जो थे ना, ईसा मसीह यहूदी धर्म में ही पैदा हुए थे। वो बाद में उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि यहूदी धर्म बहुत बेकार है, थोड़ा पाखंड इसमें घुसा हुआ है, तो बाद में जो ईसा मसीह है वो क्रिश्चियन धर्म को उन्होंने अपनाया। हाँ सर, ट्राइब्स हिंदू माइनॉरिटी में काउंट नहीं होते, तो फिर रिजर्वेशन में क्यों डाला जाता है? देखो, रिजर्वेशन में इसलिए डाला जाता है कि भारत जो है देश, भारत देश में बोला क्या कि इक्वालिटी देनी है, और आर्टिकल 16 जो है, जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, जिसमें क्या क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो पब्लिक एम्प्लॉय, अब ये देखो भारत के अंदर है तो भारत का नागरिक तो ये है ही, और मान लो कल को किसी ट्राइब्स को 25-30 लोगों कबीले का समुदाय एक सोचे कि भाई नहीं, मेरा बच्चा थोड़ा पढ़े लिखे, उसने पढ़ाई लिखाई की, उसने उसको शहर भेज दिया किस तरह पढ़ा लिखा है, लेकिन वो ताल्लुक तो उस ट्राइब से रखेगा, उसका बैकग्राउंड ट्राइब का मान जाएगा, तो उसे भी तो सरकार में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो उसके लिए उसको रिजर्वेशन दिया गया। सर, इक्वालिटी के मैटर से मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी जो ये भी तो भारत के सिटीजन ही है। हाँ है, फिर इनको रिजर्वेशन में क्यों नहीं रखा है? देखो इनको रिजर्वेशन में इसलिए रखा गया, ऐसा है मुद्दा, जैसे मान लो मुस्लिम है, अब अगर मुस्लिम कम्युनिटी में कोई शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट का पर्सन है तो उसको जरूर मिलेगा, उसको मिलेगा। आपको लगता है इन सब में भी शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट होता है? हाँ, वो तो होता है। फिर तो इनका देखा जाएगा पहले भी कितनी अपॉर्चुनिटी इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जो रिजर्वेशन रखा गया, रिजर्वेशन ऐसे नहीं रखा गया कि किसी को बिठाकर दे दो, रिजर्वेशन का मुद्दा ही ऐसा रखा गया है कि आप गवर्नमेंट पे देखो निकाल करके। अब जैसे ये हैं आपके ये यहूदी वाले, इनकी पॉपुलेशन स्टार्टिंग में अगर हमारे यहाँ देखा जा रही थी, शुरुआत में तकरीबन 60,000 पॉपुलेशन, ये बहुत पीक पे था, मैक्सिमम पॉपुलेशन कितनी रही। और जब देश आज़ाद हुआ, इजराइल वाला मुद्दा हुआ, इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट हुआ बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे यहूदियों ने इजराइल में चले गए, बहुत सारे यहूदी। और उसके बाद से आज के अगर संदर्भ में बात करें तो भारत में यहूदी, इनकी पॉपुलेशन कितनी बची होगी? मुश्किल से मुश्किल अगर हम काउंट करें पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से तो 20,000 के आसपास बचे हैं। 135-140 करोड़ के देश में अगर ये 20,000 बचे हैं केवल, तो इनमें से अब इनका परसेंटेज निकाल लो, सरकारी नौकरी में कितना होना चाहिए। और बड़े बड़े ज्ञानी जिनके अभी मैं नाम लूंगा, अभी बताऊंगा, कोई जो इनके एक्ट में नहीं बताऊंगा, दिखाऊंगा, टाटा वाटा सब इसी उसके आ रहे हैं समूह के, तो ऑलरेडी धनवान पहले से ही हैं। ये लोग काम में बड़े
जागरूक रहते हैं। तो इस वजह से इनको इतना सोचा नहीं कि अभी ठीक है, जो पैसे वाला तो है ही पैसे वाला, जो गरीब है उसे आगे बढ़ाना है, पैसे वाला थोड़ी आगे बढ़ाना है, तभी तो इक्वालिटी आएगी समाज में। ठीक है, और मैंने पहले कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब पूर्ण रूप से इक्वालिटी नहीं होता। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि जो समाज में इनइक्वालिटी कहीं कहीं अभी भी स्थापित है उसको इक्वल करना है बस। अगर आप पूर्ण रूप से इक्वालिटी कर दोगे तो फिर तो मामला और बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मुद्दा चल रहा है। ठीक, चलो आगे देखें। हाँ, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी किसमें आएगी? क्या माइनॉरिटी में आएगी कि नहीं? कौन सी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? देखो, एंग्लो इंडियंस के लिए इतनी कोई व्यवस्था की नहीं गई है आज तक हमारे देश में, लेकिन फिर भी हम उसे मान सकते हैं कि ठीक है, ये हमारे हिस्से और हिंदू कम्युनिटी में उसे ऐड किया जाता है। रिजर्वेशन मिलता है तो? रिजर्वेशन मिलता था पहले, अब नहीं। मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है उसमें रिजर्वेशन नहीं है एंग्लो इंडियंस का, उसमें कभी नहीं था उनका। बस पार्लियामेंट में व्यवस्था करके 2 सीट उनको दी गई थी कि इफ कोई अवेलेबल ना हो तो उनको बिठा देंगे। अब तो वो भी खत्म करके उसको भी नॉर्मल बना दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आगे। देखो, ये जो आर्टिकल, ये जो शेड्यूल दिया गया है इसको ध्यान रखना, शेड्यूल 5 और 6 है जो आपका ट्राइब्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पर्सनल लॉ भी दिए गए जिनको लेकर के आपसी झगड़ा भी होता है। ठीक है, पर्सनल लॉ क्या होंगे? पर्सनल लॉ का मीनिंग बताया था उस दिन, क्या होता है पर्सनल लॉ? सर उनके मैरिज वगैरह से रिलेटेड होता है, सब चीजें, डिवोर्स वगैरह से रिलेटेड। पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल, जो पर्सन टू पर्सन लगे, हर एक पर्सन पे लगने वाला लॉ क्या कहलाता है? पर्सनल लॉ, जिसमें स्टेट की कोई भूमिका ना हो। मान लो कि भानुप्रिया बैठी है पीछे, एक सेकंड, मान लो भानुप्रिया बैठी है पीछे, ठीक है, और भानुप्रिया ने एक चक्कू निकाला पीछे, तो आगे वाले गद्दे में रखकर फिरा डाला। ठीक है, आगे वाला निपट गया आज, सपोज। ठीक है, हालांकि तेरे मन में भय बैठ चुका है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं कल्पना की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और वो याद है महेश सर पढ़ा रहे थे आपको शायद, रियल वर्ल्ड और रियलिस्टिक तो पढ़ा रहे थे, कल्पना पैदा, तो कल्पना पैदा रही, तो सीरियसली मत ले। ठीक है, ऐसा हो जाए। तो भानुप्रिया ने जो काम किया वो तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं किया। ठीक है, हालांकि तुम्हें चोट पहुंच गई, लेकिन अब जो केस होगा वो स्टेट के ऊपर किया इन्होंने। अब केस इनके ऊपर स्टेट करेगा, स्टेट इनसे लड़ेगा कि आपने समाज में एक क्रूरता फैला दी है। ठीक है, आपके घर वाले थोड़ा उदार हो जाए, मान लो कि नहीं हम लड़की को माफ करते हैं, बड़ी प्यारी क्यूट सी लड़की, हम इसको माफ कर देते हैं, ऐसा समझ के माफ करना चाहें, तो स्टेट यानी स्टैट अड़ जाएगी ना, आप यहाँ थोड़ी माफ हो जाएगा, जुर्म किया है तो सजा मिलेगी। ठीक है, जुर्म की सजा मिलेगी। ये पर्सनल लॉ नहीं हुआ, पर्सनल लॉ में आप माफ कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते। तो जहां दीपा कुछ क्वेश्चन था आपका? सर कम्युनिटी क्या ये पर्सनल लॉ जो होता है ये रीजनल कम्युनिटी टू कम्युनिटी पे नहीं करता? नहीं, देखो पर्सनल लॉ का मतलब क्या है, मतलब सिविल लॉ की तरह होगा। हाँ, मान लो कि 2 इंसानों के बीच में झगड़ा हुआ, ठीक है, और 2 इंसानों ने किसी मुद्दे पे बहस हो गई और उन्होंने उस मुद्दे को सुलझाना चाहा, और वो या तो आपस में सुलझा लें या किसी कोर्ट के द्वारा आपस में सुलझा लें। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी को लेकर के, सपोज अमन ने आपका पेन चुरा लिया, अमन ने आपका पेन चुरा लिया, इस बात को लेकर आप में दोनों में कुछ झगड़ा सा हो गया, आपने बोला भाई मेरा पेन दे, वो ये हो गया, और बीच में कोई तीसरा बंदा आ गया, उन्होंने कहा हाँ भाई दे यार, गलत बात है, नहीं करना चाहिए, थी तो वो चोरी, लेकिन आपस में आप बात करके काम कर लिया। इसमें कहीं ना कहीं स्टेट की भूमिका नहीं आई बिल्कुल भी, तो वो पर्सनल लॉ में आ गया कि ठीक है, आपने सिविल लॉ के थ्रू पर्सनल लॉ में जाकर के आपने मैटर सुलझा लिया। ठीक है, वो सिविल लॉ में काउंट हो गया आपका। ठीक है, अब देखो किसी भी उसमें, जैसे मान लो कोई एक्ट बनता है या लॉ बनता है, तो इसको लेके बात की जाती है भाई कितनी यूनिफॉर्मिटी आ सकती है, और यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी, कितनी यूनिफॉर्मिटी आ सकती है? यूनिफॉर्मिटी की बात अगर हम करें तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी किस प्रकार से लानी है। क्या ऐसा कहीं कानून बना हुआ है जहां पे यूनिफॉर्मिटी आई है? यूनिफॉर्मिटी अभी कहां पर आई है, क्या बता सकते हो? इंडिया में कहां पे यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है? किस बेस पे?
मतलब कि जहां पर सभी के लिए कानून एक जैसे हैं। सिटीजनशिप नहीं, टैक्स में टैक्स सब लोग बराबर देंगे। टैक्स में तो है सर, जीएसटी जीएसटी हाँ वो ये सर कैसे हो गए कानून एक जैसे गधो वहां पर? वो सर भाई जीएसटी में एक दे रहा 10% टैक्स, एक दे रहा 20% टैक्स, 30% टैक्स, तो कैसे एक जैसे कानून हो गए? दे तो सभी दे हैं सर। वे इनकम पे डिपेंड सर, इनकम पे डिपेंड है ना। एक इंसान इनकम कमा रहा है, उसकी टैक्स इनकम इतनी कम है कि टैक्स स्लैब मायने तो कैसे वो देगा इनकम टैक्स? तो जरूरी थोड़ी है। क्यों नहीं है? मैंने बात कहाँ करी? मैंने बोली कि यूनिफॉर्मिटी की बात कहाँ हो सकती है हमारे देश में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसमें बताया था कि गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है हमारे देश में जहाँ यूनिफॉर्मिटी चल रही है आज भी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है गोवा में। सर गोवा में चीज से यूनिफॉर्मिटी हो रही है वहाँ पे मतलब? सर गोवा से यूनिफॉर्मिटी का मतलब मैंने तुम्हें पहले बताया था स्टार्टिंग में, कैसे लेके चलोगे कि जहां पर डिफरेंट टाइप के कल्चर हैं वो चल रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उन कल्चर के फॉलो करने में कोई विवाद हो जाए, ठीक है, तो उसको सुलझाने का तरीका एक होना चाहिए सबका, उसे कहते हैं यूनिफॉर्मिटी। मैंने पहले कहा था कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये नहीं होगा कि कल्चर ही बदल दो, नहीं, कल्चर वही चलना है आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मान लो कि एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़का है और आपको शादी करनी है, तो क्या शादी के लिए मना कर देगा समाज आपको यूनिफॉर्म होने से? नहीं करेगा ना, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी का मतलब तो वरना यही हो जाएगा है। नहीं, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए अभी बात पूरे इंडिया की चल रही है। कहीं पर भी हो, अगर यूनिफॉर्मिटी लाते तो फिर मना होता कि यूनिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तब मना होता, लेकिन अभी यूनिफॉर्मिटी का अकॉर्डिंग वो सही है तो मना नहीं होगा, तो आप आराम से शादी कर सकते हो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिवोर्स लेना हो और मान लो जैसे मैंने आपको कल बताया था यहूदी में कह दिया डिवोर्स ही नहीं मिलेगा, तो प्रॉब्लम है। क्यों नहीं मिलेगा? किसी को, जैसे हिंदू धर्म में पहले डिवोर्स की व्यवस्था ही नहीं थी, पहले डिवोर्स नहीं होता हिंदू धर्म में, क्योंकि हिंदू धर्म में 15वां संस्कार ही शादी है 16 संस्कारों में से, तो डिवोर्स ही नहीं था। तो इन सब चीज़ों में बदलाव हुआ और इसी को यूनिफॉर्मिटी का नाम दिया गया कि ये यूनिफॉर्मिटी है। तो अभी हमारे उसमें पूरे इसमें तो आ गया, यानी कि गोवा यानी कि स्टेट में तो आ गई है एक में, और ये संभव है कि और स्टेट भी से अपना ले, लेकिन जो सेंट्रल लेवल है, क्या सेंट्रल लेवल पे देखने को मिल रही है? सेंट्रल लेवल यानी पार्लियामेंट ने इसको कानून अब तक बनाया है? अभी पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाया, लेकिन पार्लियामेंट बहुत जल्दी इसके ऊपर कानून बनाएगी, ठीक है। तो आप उसमें देखोगे। और ऐसे ही एक, जैसे मैं आपको एक केस का एग्जांपल देता हूं, उसका नरासू अप्पा माली केस सुना हो तो, ये 1951 में हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ 1951 में नरासू अप्पा माली ने हाई कोर्ट में केस ठोक दिया, ठीक है। और हाई कोर्ट में केस उन्होंने ठोक दिया, उन्होंने बोला भाई मुझे यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं मिल रही, मैं तलाक क्यों नहीं ले सकता। इसके ऊपर उनका केस वेस हुआ और किसी तरह उसको आज़ादी दे दी गई कि हाँ भाई आप केस में आप डिवोर्स ले लो, ये कर लो, वो सब मिल गया। लेकिन धार्मिक मामलों में हमारी सरकारें भी इतना डर जाती हैं कि जल्दी कुछ एक्टिविटी करने के लिए होती इंतजार। तो 1951 के बाद 30 साल तक कम से कम कोई धार्मिक मामलों में छेड़छाड़ की बातें नहीं की गई। बाद में सरकारें बदली, कहते स्ट्रॉन्ग सरकार आई, ये हुआ वो हुआ, तो उस सब चीज़ें बात हुई। तो अब बात हम करेंगे इसमें, अब क्रिश्चियन, पहले मैं समझाता हूँ आपको, पहले क्रिश्चियन शुरुआत करते हैं, फिर पारसी और फिर यहूदी पाएंगे, ऐसे से चलते हैं इसमें, ठीक है। तो अब इससे आपको और क्लियरिटी बननी शुरू हो जाएगी। मुस्लिम सबसे बाद में, सबसे बड़ा ही पार्ट वो है, पहले तीनों निपटा लेते हैं छोटे छोटे वाले, फिर आपको उस पर लेके चलेंगे, ठीक है। क्रिश्चियन पे बच्चा पढ़ जाएगा भाई, वाह, एक चीज़ समझ में आ गई क्लियर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं माइनॉरिटी सिविल कोड किस बेस पे चलता है। और इसमें सबसे पहला जो हम हिस्सा देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं किसका? क्रिश्चियन कम्युनिटी का, ठीक है। कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में क्या क्या चीज़ हुई क्या? हाँ बिल्कुल, पानी है किसी के पास तो दो जरा यार।
अब देखो, क्रिश्चियन में एक होते हैं कैथोलिक, सुना है? जी सर। हाँ, दो होते हैं इसमें। प्रोटेस्टेंट। और एक कौन सा होता है? प्रोटेस्टेंट। हाँ, ऐसे दो बटे। जो कैथोलिक क्रिश्चियन होते हैं ये होते हैं पुराने, यानी पुरानी ईसाई मान्यता वाले, जो काफ़ी रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव कह लो, कंजर्वेटिव टाइप के, ठीक है, पुरानी प्रथाओं को मानने वाले, उन्हें कहते हैं कैथोलिक, ठीक है, ये रूढ़िवादी। और जो प्रोटेस्टेंट होते हैं ये जो धर्म सुधारक कहलाते हैं, ठीक है, धर्म सुधारक, जिसमें आपके सर कैथलिक्स के लिए क्या टर्म यूज कर रहे हैं आप रूढ़िवादी कह सकते हो, ठीक है। सर कोई इजी टर्म बताओ। सर अंग्रेजी में? अंग्रेजी में उसे कहेंगे कंजर्वेटिव, बहुत सही टर्म है। मजा नहीं आया। अबे अब लिख ले, मजा नहीं आया लेकिन कंजर्वेटिव है, फिर मजा आ जाएगा। मजा से लिख ले भाई, और क्या? मतलब समझना मुद्दा, मजा लेने हैं तुझे, हैं? हाँ सर। हाँ, ठीक है। और ये वाले जो हो गए प्रोटेस्टेंट वाले, यानी कि प्रोटेस्ट किया कैथलिक ने, जब कैथलिक वाले लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और करके अपने धर्म में सुधार किया, और धर्म में सुधार करके नया एक वो बना लिया, जिसमें धर्म सुधारक के नाम में आप सुना होगा मार्टिन लूथर का, अगर नाम सुना होता कभी, मार्टिन लूथर हो गया, जॉन कैलिन हो गया, ठीक है। तो ये इनको लेफ्टिज्म भी कभी कभी बोल देते हैं। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रिश्चियन उसमें बदलाव किया और नया एक प्रोटेस्टेंट वाला रिलीजन जो है, पार्ट जो है क्रिश्चियन का एक और पार्ट शुरू कर दिया यहाँ से, ठीक है। एक इसमें बोलते हैं सीरियन कैथोलिक क्रिश्चियन है, हाँ, प्रोटेस्टेंट। एक है सीरियन कैथोलिक क्रिश्चियन, सर ये कैथलिक्स का ही है? सीरियन कैथोलिक क्रिश्चियन। मैं छोटा लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना चाहो तो, सर देखिए ठीक है। क्या है? एस हैं SERIAN, सीरियन कैथोलिक क्रिश्चियन। और इनकी जो जनसंख्या भारत में, इन्हीं की पाई जाती है जनसंख्या, भारत में यही वाले हैं जो अवेलेबल है। और ये कह सकते हो टोटल पॉपुलेशन में, और भारत में जो एरिया केरला, वहीं पाया जाता है, टोटल पॉपुलेशन का 3% ये अवेलेबल है टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। और जो कुछ एरिया है, पूरे टोटल 3% है, केरला में कुछ है, कुछ आपके नागालैंड में, तो कुछ मेघालय में, कुछ नागालैंड है और कुछ मेघालय। इन 3 एरिया में ये वाले सीरियन कैथलिक जो क्रिश्चियन है ये पाए जाते हैं आपको, मेघालय। और गोवा में भी कुछ प्रतिशत ये अवेलेबल है, गोवा, एक ये गोवा भी डाल सकते हैं हम। अब इनके जो कानून थे उनमें ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता नहीं। हमने तो इतने लंबे समय तक भी देखा ना, हिंदू कोड बिल हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमने ज़्यादा देखा कि जो सुधार हुए थे, अगर हम सुधारों की बात करें, आपको याद होगा मैंने वो 1781 वाला हिस्सा बताया था आपको, जिसमें ये आपके जो औरंगजेब थे उन्होंने सुधार किए थे, जो भी बदलाव हुए हैं। अब उसके बाद जब ब्रिटेन वालों ने, यानी ब्रिटिशर्स ने बदलाव किए, ईस्ट इंडिया कंपनी अगर उन्होंने बदलाव किए, नए नए कानून लेकर आए, तो कानून जो हमेशा क्रिश्चियन के फेवर में रहे वो हमेशा प्रोग्रेसिव कानून बने, क्योंकि ब्रिटेन वाले खुद इसी धर्म से मानते थे अपने आप को, वो खुद इसी धर्म को लेकर चलते थे। तो उन्होंने जो कानून बनाया वो प्रोग्रेसिव कानून लेके चले, कि अभी प्रोग्रेसिव चीज़ है, प्रोग्रेसिव पे वो लेके चले। तो इनमें ऐसी कोई बात नहीं रही कि भाई मॉडर्न इंडिया की हम बात करें तो मॉडर्न इंडिया में कभी इनको सर्वाइव करना हो, या कभी ये कुछ सड़क पर उतर जाए कि हाँ भी दंगा करेंगे, हम ये करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश टाइम से ही इनको कानून में काफ़ी छूट मिलती रही। कहीं कहीं यूनिफॉर्मिटी को लेकर के कुछ संभावनाएं बनी, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। और इनमें कौन कौन से कानून चलते हैं वो भी मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, उनको भी नोट डाउन कर लो। एक इसमें चलता है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 का।
1872 क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 चलता है। एक इसमें चलता है इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। और एक है इसमें इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। सर जो हमने पहले बताया था ये इसमें है। इसमें, हाँ इसी में चल रहे तीनों। क्रिश्चियन में लागू हो रहा है, अभी समझाऊँ कैसे लागू हो रहा है। एक चल रहा है इसमें गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट 1890। गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट 1890, ठीक है, गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट 1890। अब एक बात समझो, देखो यहां पर केवल आपको क्रिश्चियन वर्ड एक ही एक्ट में देखने को मिल रहा है। इंडियन सेक्शन एक्ट 1925। हाँ, कल तो पढ़ाया था। लास्ट में क्या लिखा है? गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट, गार्जियनशिप एंड, ये एंड छोटे वाला बना रखा है मैंने, एंड नहीं इधर ये वर्ड भी। हाँ WARD वार्ड एक्ट। और बोर्ड पर थोड़ी सी राइटिंग बदलनी पड़ती है, हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो इसी में केवल क्रिश्चियन शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी कि क्रिश्चियनों के उसमें ये सारे कानून अलग अलग नहीं है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्मिटी है भाई। डिवोर्स एक्ट नहीं है, वो इंडियन डाइवोर्स एक्ट के तहत डिवोर्स ले सकते हैं, तो उसी में वो आ रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। इंडियन सक्सेशन एक्ट, यानी कि अगर बच्चे को गोद लेना है तो जो जो रूल होंगे उत्तराधिकारी की बात, वो इसी में आ गया। अगर उनको गार्जियनशिप लेनी है फिर उसका केयरटेकर बोर्ड बनना है तो भी वो इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। यानी कि उनके पास में कोई अलग से नहीं है, कोई अलग से कानून नहीं बना। और 1781 के बाद से दो व्यवस्था बनाई गई थी, जिसमें आप जानते हो एक में हिंदू धर्म ग्रंथ है और एक में मुस्लिम ग्रंथ है, ठीक है। जो उसने बनाया था औरंगजेब ने, इसको बोलते हैं फतवा आलमगिरी, याद हो तो आपको बता देना, फतवा आलमगिरी। फतवा आलमगिरी में क्या था, जो मुस्लिम धर्म में छोटी छोटी मान्यताएं थी उन सबको इकट्ठा करके कंपाइल करके एक बुक बनाई औरंगजेब ने, जिसको बोल दिया फतवा आलमगिरी। और फतवा आलमगिरी में जो व्यवस्था बनाई गई वो कैसे बनाई गई थी कि पहले कौन होता है, होगा आपका मौलवी होता ना, मौलवी होता, काजी होता है, पहले काजी होगा और काजी के बाद अपडेट कौन होगा, मुफ्ती, और मुफ्ती के बाद अपडेट कौन होगा, नवाब। यानी कि पहले काजी, कोई प्रॉब्लम हुई तो काजी सॉल्व करेगा, काजी नहीं कर पाएगा तो कौन करेगा, मुफ्ती करेगा, और मुफ्ती नहीं कर पाएगा तो कौन करेगा, नवाब करेगा। तो 3 स्टेजेस ऐसे बनाए थे इसके अंदर फतवा आलमगिरी में ये, ठीक है। क्या तो क्रिश्चियन कानूनों में मैक्सिमम बातें पहले से शामिल की गई थी, लेकिन हाँ इंडियन सक्सेशन एक्ट में अपडेशन हुआ था, आपने पढ़ा था, हिंदू सक्सेशन एक्ट बन गया 1956 वाला। तो इसमें मतलब ये क्रिश्चियंस के लिए भी सेम ही उसी section। तभी तो कह रहा हूँ कि यूनिफॉर्मिटी कई जगह पर देखने को मिलती है आपको। बट सर उसका नाम तो हिंदू सक्सेशन एक्ट कर दिया। अभी हिंदू सक्सेशन एक्ट है, ठीक है। तो इनको अलग माना गया ना, अभी इनको हिंदू नहीं माना गया, लेकिन इनके ऊपर कानून तो यही वाला लगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इंडियन डाइवोर्स एक्ट। मैं भी कुछ केस बता रहा हूँ, उसमें समझो आप। जैसे कि एक केस हुआ, मैरी रॉय का केस था, ठीक है ना। अब मैरी रॉय केस समझो, ये सबसे पहला केस था, बड़ा प्रसिद्ध केस था। इसको मिटा दूँ तो आपको मैरी रॉय केस समझाता हूँ, 2-3 केस समझाता हूँ, उससे आपको आइडिया लगेगा। और हालांकि देखो जब इनमें यूनिफॉर्मिटी इतनी दिख रही है पहले से ही, तो ये संभव सी बात है कि ज़्यादा केस होंगे भी नहीं, क्योंकि पहले से उनमें संभावना दिख रही है। मैरी रॉय का केस क्या है, केरल के इलाके की थी ये मैरी रॉय जो थी, और केरल के इलाके की थी। और ये क्या कहते हैं, ईसाई समुदाय का, जो ईसाई क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इसका ये सबसे पहला मामला था सक्सेशन एक्ट को लेकर के। और यहाँ पे मामला भी क्या था, प्रॉपर्टी को लेकर था मामला, कि भाई प्रॉपर्टी का क्या था होगा मामला। अब देखो इन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर, मतलब जो केरला एरिया है, जो ये केरला, और केरला कहाँ है इंडिया में, मैप में देखो इधर वाले हिस्से में केरला, और केरला में एक और एरिया आता है केरला में, जिसको बोलते हैं त्रावणकोर के नाम से,
ठीक है, केरला का एरिया है ट्रावनकोर के नाम से, और वहां चलता था ट्रावनकोर सक्सेशन एक्ट। ये जो ट्रावनकोर सक्सेशन एक्ट चल रहा था ये था 1916 का। और आपको एक कहानी याद है जो मैंने एक और समझाई थी केरला के ट्रावनकोर की ही, यस सर, हेड टैक्स और ब्रेस्ट टैक्स वाली? सर बताइए आप। आप लोगों को याद नहीं है, कुछ को याद है? वुमेन का। हाँ, वो कहानी थी 1921 के आसपास की, जिसमें अगर वहाँ के जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो लोग थे उनको अगर घर से बाहर निकलना है तो सर के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, वरना अपना सर घर पे रख के आओ। ठीक है, और जो वहाँ की महिलाएं थी वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पे कपड़े नहीं पहन सकती थी, वरना उनको ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार की प्रथाएं थी। तो ये प्रथा 1921 के आसपास बंद हुई और वहाँ पर ही ये ट्रावनकोर सक्सेशन एक्ट चलता था, एक तो जो प्रॉपर्टी के लिए था। हाँ बताओ, एक एक्ट है, कानून है ये। एक चलता था वहीं पे एक एरिया कोचीन सक्सेशन एक्ट चलता था वहीं पर एक। कोचीन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सक्सेशन एक्ट। कोचीन सक्सेशन एक्ट जो चलता था ये चलता था 1921 तक, या फिर 1921 में बना हुआ है, मान लो ये ऐसे कहते हैं 1921 में बना ये वाला एक्ट। और एक यहाँ जो चल रहा था वो चल रहा था इंडियन सक्सेशन एक्ट। के से तो कोचीन होता है, सी से कोचीन होता है। मैंने तो के से सुना है कोचीन होता है। हाँ, जिसको सी से लगता है वो सी से ले लो, कोचीन की बात है बस, जैसे मर्जी एडजस्ट कर लो, क्या हो गया। ठीक है, तो अब ये 3 कानून थे और 3 कानून में ये वाला जो कानून है, सारी दिक्कत हुई इस कानून से लेकर के। इस कानून में त्रावणकोर के सक्सेशन एक्ट में ये लिखा था कि यहाँ बेटी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, बेटी को कोई हिस्सा प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। और जब ये केस हुआ, ये केस है तकरीबन मई रोए का 1986 के आसपास का, 1986 में केस हुआ। और 1986 में कहा गया भाई क्यों हिस्सा नहीं मिलेगा बेटी को, ऐसा बेटी ने क्या गुनाह किया जो हिस्सा नहीं मिलेगा। और ये हिस्से को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट में जो केरला स्टेट है उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ, हमारे यहाँ पे त्रावणकोर सक्सेशन एक्ट चल रहा है जो 1916 में बना। उन्होंने बोला कोचीन सक्सेशन एक्ट चल रहा है जो 1921 में बना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुमने 2 तो गिरा दिए। सुप्रीम कोर्ट बोला तीसरे क्यों नहीं गिनते, जो इंडियन सक्सेशन एक्ट बन चुका 1925 में, तो बाद में बना है ना, तो जो बाद में बना वो ज़्यादा प्रभावकारी होगा, और ये पूरे इंडिया के लिए बना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पूरा इंडिया एक है तो पूरे इंडिया पे एक ही कानून लागू होगा। ठीक है भाई, जो इंडिया है, क्योंकि एक तरह से इनके तो फंडामेंटल राइट छीन लिए, राइट टू इक्वालिटी तो खत्म हो गई, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, और एक क्या कहता आर्टिकल 15 क्या कह रहा था कि आप किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म, जाति यानी कि रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, कलर, इन सब के आधार पे आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते हो। रेस का मतलब होता है भेदभाव करना, मतलब रंग के आधार पे कि तू काला मैं गोरा। अगर किसी को मान लो आपने ऐसा कह दिया कि वो काले या ओ गोरे, और उसने कहा अच्छा गोरा कहेगा मुझे, चल थाने 15 के तहत आपका मजाक हो जाएगा। उसने अगर केक ठोक दिया तो कम से कम 10 साल के लिए अंदर 10 लाख का जुर्माना है। ये मान के चलो, इतनी सी बात नहीं भाई। आपने किसी को सोचा कि चल ठीक है मैंने कह दिया है भाई कि वो काला है गोरा है, आपने कह दिया ना बहुत कि वो भूरे, मतलब बहुत ज्यादा गोरे वो भूरे, ऐसा ऐसा बोल दिया, उसको लग गया दिल पे कि अच्छा ऐसा बोलेगा, दिल पे लग गया भैया, तो वो पकड़ के बैठा मेरा दिल और वो बस उठे एक फोन घुमा दे कि जी इसने ये बोला मुझे। आपने उसके फंडामेंटल राइट 15 का अबोल्यूशन कर दिया। क्या आपने ऐसा बोला, आपकी हिम्मत कैसे है बोलने की उसको। भाई साहब पुलिस वाले कुछ नहीं सुनेंगे, आपको उठवा लेंगे तुरंत कि चलो जेल में, और नॉन बेलेबल वारंट जारी होगा आपके नाम पे सीधा।
और सीधा जेल सर डीपीएम भी लगेगा। है, डीपीएम वो भी लग जाएगा, सब कुछ लग जाएगा तो। और लगने के बाद आराम से 10-12 लाख रुपए का चूना लगेगा अलग से। मतलब ये नहीं कि 10-12 लाख रुपए देके आप बच जाओगे, लेकिन सामने वाले को फायदा कितना है? उसने एक शब्द सुना उसे पैसे मिलेगा। तो इसमें क्या है? ऐसे ही जैसे होता है ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग, अगर आप किसी को मान लो बोल दो कि वो होता है जो चमार भंगी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते कुछ लोग, अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी, किसी ने मुझे ऐसा बोला, तो वो भी गया, ऐसे आज के डेट में खूब कहना है हम तो। कह दो। लेकिन ये तो ये कि समाज के लोग आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं, इसलिए कोई कंप्लेंट कर नहीं रहा। असल में कानून है, और सरकारी दफ्तरों में जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो इस कानून को ज़्यादा वो लेके चला। सरकारी दफ्तर में जो रिजर्वेशन का मुद्दा चल रहा है, इस चक्कर में वो कह रहा पता है आजकल जानबूझकर टोंट कसते हैं। आप अगर रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC इन सबसे गए हो ना वहाँ पर, OBC को फिर भी छोड़ देंगे, लेकिन SC ST तो बिल्कुल ना छोड़े। आपको इतना प्रेशराइज कर देते हैं, कभी कभी तो ये शब्द बोलते हैं, और अगर वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, खूंखार टाइप का बंदा है, तो सीधा केस ठोक जा करके। कितने अफसरों के ऊपर केस जड़े हुए हैं इनके, केस ठोक देते सीधा कि हाँ इसने माना। वो तो वहाँ के जो अदर जो अपर कास्ट कम्युनिटी होती है वो उनको थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट करते हैं, इसलिए बच जाते हैं। जनरल वाले कहाँ जाए? बदतमीज में आ जाए, जाने की जरूरत कहाँ कहीं, बदतमीज में आ जाने की जरूरत कहाँ कहीं। सबको इंसान समझे, बात खत्म हो गई, इक्वलिटी मेंटेन कर ले। और कहा क्या उनसे सर जी के ठेकेदार बाहर निकल जाना तो उन्हें बताना पड़ता है, अड़ोस पड़ोस में ऐसा आ जा, कहाँ जा, जैसे बात सी हो जा कुछ तो निकल जाऊँ उसे के ठेकेदार। तो वही क्यों निकलता है? डीपीएम लगा दे। वही तो तमीज है कि आप बस उन्हें इंसान समझो, उस हिसाब से बातचीत करो उनसे, उन्हें इंसान कहो। ये थोड़ी है कि आप जो मर्जी उनका करोगे, ठीक। तो इसमें हो गया आपका इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है वो लागू कर दिया, ठीक है। तो मेरी रोही को क्या मिल गया यहाँ पर कि हाँ भाई अब मैं किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती हूँ, ठीक है। एब्सोल्यूट राइट उसको प्रॉपर्टी का मिल गया। समझ में आया मुद्दा? इसके बाद जो अगला मुद्दा एक और जो केस है वो बना जोहान वॉलमंटन का। तो मैं तो पहले प्रॉपर्टी में वो रखा है, लालची औरत ऐसी कहता है औरत। ये केस है 2003 का है। ये लालच भरा हुआ इनके मन में। ये मुझे लग रहा है शादी करते अपने पति को, ला प्रॉपर्टी ला, इधर ला। वो क्या है, बोले बताओ भी इंडियन सेक्शन है, मेरा हिस्सा पूरा दे, यहीं रख, 1-1 रुपए के मैं थूक ला के कि तू कैश में कर दे, बात खत्म, बाकी देखी जाएगी। ये अभी कर देंगे, अभी ब्याह कर रहा हूँ तेरा। हाँ बता रहा हूँ, जोहान ये वोलोमोतम एक केस था और, ठीक है, हैं ये भी क्रिश्चियन के, इनके 2-3 केस है, 2-3 अलग अलग टाइप के हुए। तो इसके बारे में बताता हूँ। ये केस एक प्रकार से ऐसा है कि इसमें भी बात की गई इंडियन सक्सेशन एक्ट को लेकर के, ठीक है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1900 इसका एक सेक्शन है, ठीक है, जो 118 सेक्शन है, इसमें उस सेक्शन की बात की गई खास तौर पे। ये है आपका उसको लेकर के, संपत्ति को लेकर के, कि संपत्ति कैसे मिलेगी। इसमें देखो क्या खास बात है कि इस केस में इन्होंने कहा कि सेक्शन 18 जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट का, वो मेरे साथ भेदभाव कर रहा है। और हाँ, और भेदभाव कैसे होता है, देखो 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है इंटर स्टेट प्रॉपर्टी और एक होती है टेस्टामनी सक्सेशन। एक होती है इंटर स्टेट प्रॉपर्टी जिसको आप बोलते हो वसीयत के बिना, जिसमें कोई वसीयत नहीं हुई है। अब मान लो कि आकाश है, आकाश के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और आकाश मरने की स्थिति में है और आकाश बिना वसीयत करे मर गया, ठीक है, तो वो इंटर स्टेट प्रॉपर्टी का मामला बन जाएगा, ठीक। और इसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी वो डिसाइड की जाएगी और मिल जाएगी। और जो टेस्टामनी सक्सेशन होता है उसमें क्या होता है, वसीयत पहले की आती है। आकाश ने पहली वसीयत कर दी कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, इसके इतने इतने हिस्से करके इन लोगों को बांट दी जाए, और जो आकाश बोलेगा उसको चली जाएगी प्रॉपर्टी, लेकिन केवल इसकी कमाई की प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में से नहीं। हाँ कुछ कह रहे हो दीपक? सर इंटरस्टेट क्या है? इंटरस्टेट का मतलब ये हो गया कि आपने पहले तो डिसाइड किया नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, तो मरने के बाद एक प्रकार से राज्य का पक्ष हो जाएगा, वो आपके लिए डिसाइड करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी किसको देनी है। जो वकील होता है एक प्रकार से वो देखता है हाँ भाई
ये प्रॉपर्टी किस किसको मिलेगी? इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, तो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी तो बच्चों में बढ़ जाएगी, और अगर वारिस है तो जो उसकी कमाई करके प्रॉपर्टी वही बच्चों में बांट देते हैं। तो उस बात को लेकर के इन्होंने केस किया, और इनका केस क्या था? टेस्टिमनी वाली होगी ना? टेस्टिमनी में तो वसीयत है ही है, वहां तो साफ लिख दिया उसने कि मेरी 1 करोड़ की संपत्ति है, 1 करोड़ की संपत्ति इस आदमी को दे दी जाए तो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी देखो जो इंटर स्टेट होता है और जो टेस्टिमनी होती है, इनमें भी 2 प्रकार के सेक्शन रखे गए हैं। इंटर स्टेट का सेक्शन काम करता है, ये करता है सेक्शन 31 से 49 तक। सेक्शन 31 से 49 इंटर स्टेट प्रॉपर्टी के लिए बात करता है, और सेक्शन 50 से 56 तक टेस्टिमनी प्रॉपर्टी के लिए बात करता है। सेक्शन 51 और 50 से 56 तक है। ये यूजफुल है सेक्शन ये तो। हाँ, और ये बात साफ साफ है, ये टेस्टिमनी वाला जो है, ठीक है, टेस्टिमनी वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा मुसलमानों को छोड़ के सब पे लागू होता है, मुस्लिम पे लागू ही नहीं होता। सर टेस्टिमनी और टेस्टिमनी, टेस्टिमनी कह लो या टेस्टिमनी कह लो, TSTAMAN, टेस्टामेंट्री कहते हैं बल्कि उसको टेक्निकल फॉर्म में, कहते हैं TSTAMANTARY, TSTAMANTORY, टेस्टामेंट्री है। TES कर ले भाई, ई कर ले, ए कर ले, चल जाएगा मामला। मेरा हाथ अंग्रेजी में थोड़ा सा तंग है, ठीक है, तो अपने आप एडजस्ट करो। खुश GS में अच्छा आ जाओ, कौन पंगे लेगा, खुली चुनौती है। ठीक, अब देखो इसमें लिखा क्या गया था जिसकी वजह से भसड़ मची। सेक्शन 118 उसी पे तो बात कर रहा हूँ। समझो इसमें क्या लिखा था क्रिश्चियनों के लिए, कि अगर कोई ईसाई व्यक्ति यानी क्रिश्चियन व्यक्ति है और वो मर जाए, और मरने के बाद वो अपनी संपत्ति जो है वो किसी धार्मिक संस्था को दान में करके नहीं जा रहा है, उसने कह दिया मैं धार्मिक संस्था को दान में नहीं दे रहा, और उसके साथ में उसका कोई निकट का रिश्तेदार मौजूद है, ठीक है, निकट का रिश्तेदार मौजूद है, तो उसे वो संपत्ति मिलेगी। और निकट के रिश्तेदार की जो डेफिनेशन लिखी गई है, उस डेफिनेशन में भतीजा, भतीजी, मामा, भांजा, भांजी सब शामिल है, लेकिन पत्नी को शामिल नहीं किया गया। तो वो बोले भाई एक बात बताओ, सबसे निकट तो मेरी पत्नी होगी मेरे, और वही शामिल नहीं है, तो ये भेदभाव क्यों? और बाकी सारे आगे लालच में कि हाँ हमें चाहिए प्रॉपर्टी, हमें चाहिए प्रॉपर्टी, ठीक है। तो भतीजा भतीजी बोले इनका क्या काम, चाची तो बेकार है या ताई तो बेकार है। हाँ तू बोल। सर आपने कहा था निकट के रिश्तेदार, तो पत्नी रिश्तेदार का वो तो घर की है। भाई एक बात बता, वो घर की है, ठीक है, लेकिन घर का मतलब क्या है, तो रिश्ता ही, रिश्तेदार जो शब्द है उसमें पहले तो रिश्ता शब्द आएगा, उस पर तो फोकस करेगा, दार की तो बात अलग से आएगी। पत्नी से भी तो रिश्ता हुआ, पत्नी का तो क्या मतलब है सर, रिश्ता ही तो है उससे हमारा, तो पत्नी भी तो रिश्ता ही है। तो है भाई बहन आपस में रिश्ता नहीं होगा कि भाई बहन रिश्ता है, वैसे पति पत्नी का रिश्ता नहीं हुआ, तो रिश्ते में उसको शामिल करेगा नहीं करेगा, नजदीक में सबसे। रिश्तेदार अलग होता है, रिश्ता अलग होता है, तो रिश्ते सही, तो रिश्तेदार शब्द निकला है, निकला कि नहीं निकला? सर हाँ, सर पत्नी अगर रिश्तेदार नहीं है तो कौन है? क्वेश्चन तो ये उठा ना कि पत्नी है कौन, कि भाई अगर पत्नी को भी आप एक बार बता, सबसे पहले शब्द बनेगा रिश्ता ही तो बनेगा ना, और रिश्ते शब्द के बाद तो रिश्तेदार बनाओगे, और जब पत्नी से रिश्तेदार बना तब तो आगे जाकर मामा चाची फूफी भांजी सब जुड़ेंगे। हाँ, पहले पत्नी रिश्ता जुड़ा फिर तो रिश्ता ही जुड़ेगा, फिर अपने ससुराल नहीं जाएगा, और ले तेरे ससुराल गए, चल यहाँ से अपना रोज चलाता जमाई मुंह उठा करके, हैं ऐसे कहते तुझे नहीं सर ऐसे बना नहीं सकते सर, पूजते हैं जब भाई को तो पूजते और क्या तेरी पूजा होगी,
बेटा ध्यान रखिए, पूछने का टर्म दूसरा है। सर किस्मत वालों के होते पूजे। तू किस्मत वाला नहीं है। सर आपकी किस्मत पे। बात है किस तरीके से पूछा? यार आपकी किस्मत में नहीं है। देख भाई, मेरी किस्मत तो चमक गई। इतनी अच्छी है फिलहाल, खराब चल। ठीक है, कि मैं जब चाहे शादी कर लूं। शादी कर सकता हूँ, किसी का रिश्तेदार बन सकता हूँ, और कोई मुझे पूछ सकता है, मना नहीं है कोई भी। और क्यों नहीं है? और जिसे चाहिए आए पूछ लो यार, मैं तो खाली बैठा हूँ, पूछो, कोई पूछ नहीं रहा। ठीक, तो क्या इसमें बताया मैंने, जो इंटर स्टेट है इसमें क्या है, वसीयत के बिना, यानी कोई वसीयत नहीं बनी। टेस्टामनी में क्या है, वसीयत बनी है, ठीक है, वसीयत बनी है, लेकिन ये टेस्टामनी वाला जो हिस्सा होता है ये मुसलमानों पे लागू नहीं होता। प्रॉपर्टी के मामले में पूरे सभी समुदाय पे लागू होगा इंडिया में, मुसलमानों को छोड़ कर। क्या है वसीयत के बिना? मतलब कि कोई व्यक्ति अपनी वसीयत करे बिना मर जाए तो उसकी प्रॉपर्टी फिर कैसे दी जाएगी, किसे दी जाएगी, ये बातें इस सेक्शन में लिखी गई हैं। ये वसीयत करके मरेगा तो कैसे फिर प्रॉपर्टी बटेगी, वो भी इसमें लिखा है, ठीक है। हाँ, मुस्लिम में अगर वसीयत करके मर जाए तो माना नहीं जाएगा उसे। हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, बाकी पूरे देश पे लागू है ये, हिंदू मुस्लिम सब पे लागू है, मुस्लिम को छोड़ के बाकी सब पे लागू है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, भी देखना अगर क्या क्या हुआ है, इनके कानून अलग चलते हैं ना, इसलिए। ये इस्लाम के कानून को फॉलो करता है। क्या? इस्लाम के कानून को फॉलो करता है। हाँ, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक का हिस्सा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आगे चल करके सेक्शन 118 को इनवैलिड करके खारिज कर दिया। उन्होंने बोले कानून इनवैलिड है, भगाओ इस कानून को, कि भैया पत्नी को भी शामिल किया जाए, पत्नी को क्या दी जाएगी, प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा, ठीक। तो इस तरह से उसको भी एक केस और हुआ है। हाँ, तो आपने दो केस समझ लिए, एक तो वो गोद प्रॉपर्टी मिलने वाला कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी वो वाला समझ लिया। एक केस समझ लिया आपने कौन सा है, जिसमें अगर मर जाए तो प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी क्रिश्चियन में। अब समझना है कि डाइवोर्स क्रिश्चियन में कैसे होना है। कल से आप लोगों की इकोनॉमिक्स क्लासेस शुरू होंगी, 2, 3, दीपक भी है ना, 4, 5 आपकी कल से हो जाएगी शुरू। एक हफ्ते में इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे पूरा, विद राइटिंग नोट्स बना के, एक हफ्ते में काम खत्म। और देखना कितनी बेहतरीन करके समझा दूंगा, दिमाग में घुसेड़ दूंगा। क्या? पोटास क्या चीज़ है, पोटास? पोटास से आपने पढ़ा था ना, और किसने पढ़ा था पोटास से? पोटास तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं। हाँ, आपकी इकोनॉमिक्स कितने दिन पढ़ाई थी पोटास ने? 1 महीने ना? हाँ, 1 महीने में पढ़ा था। 1 महीने में टॉपिक खत्म होते हैं, ठीक है, टॉपिक खत्म कर देते, क्या पढ़ाया है? एक दिन में एक टॉपिक खत्म हो रहा था। समझ में आ गए थे? मैथ्स पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था? इनको इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी पोटास ने। हमें मैथ्स पढ़ाई थी। बताओ, पोटाश मल्टी लेवल टैलेंटेड पर्सन है, जिसे कुछ भी कर देता है वो। जैसे अगर मैं बोलूँ ना पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दूँ यूपीएससी वाले को, वो क्या मैं पढ़ाता हूँ, लाओ। मैं बोलूँ इकोनॉमिक्स पढ़ा दूँ, मैं पढ़ाऊँगा, लाओ। हाँ, मैं उससे बोलूँ ना कि फिलोसफी पढ़ा दूँ, यहाँ वो फिलोसफी पढ़ा देगा। इतना बेहतरीन पर्सन है भाई, बहुत। अब एक थर्ड केस और देखते हैं, जिसको कहते हैं प्रगति वर्गीस का केस है। ये प्रगति तुम्हारे केस है, ध्यान रखना, ध्यान समझ लो। प्रगति वर्गीस का केस है। क्या ये केस हुआ 1997 में हुआ था। 1997 में केस हुआ, प्रगति वर्गीस। और प्रगति वर्गीस के पति थे ये सरियाल जॉर्ज वर्गीस, कोई सरियाल नाम था उनका, सरियाल या सिरियाल ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जॉर्ज वर्गीस थे। मैं स्पेलिंग लिखता हूँ, स्पेलिंग थी उनकी SAYERL। क्या बोलेंगे इसको, सरियाल बोलेंगे ना इसको, वाई, ये ले वाई, ठीक है, ये अब आ रहा वाई। सरियाल वर्गीस, जॉर्ज वर्गीस थे। इन दोनों के साथ क्या हुआ आप सुनो। ये इसके पति थे प्रगति के,
और इन दोनों ने आसाम में शादी वादी की बड़े धूमधाम से क्रिश्चियन मैरिज में और खूब साथ में जिए। अचानक प्रगति को और इसको लगा कि अब हम एक साथ नहीं रहते, कुछ झगड़ा हुआ इनके आपस में, छोटा झगड़ा हो गया, बात ने तूल पकड़ ली और बात में तूल इतनी पकड़ ली एक बोले ना ना हम साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। और इन्होंने मन बना कि हमें डिवोर्स चाहिए ही चाहिए, डिवोर्स का पूरा मन बना लिया। और डिवोर्स के लिए वो था इंडियन डिवोर्स एक्ट जो था ना, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 वाला, ये इनका डिवोर्स के लिए था कि भैया आप इससे डिवोर्स ले लोगे। लेकिन इसमें कुछ इस प्रकार के सेक्शन हैं जो जिन्होंने इनको दुखी कर दिया। 5 से 10 तक जो सेक्शन आते हैं इसके, सेक्शन 5 to 6, इसमें 2 ग्राउंड थे और 2 ग्राउंड बड़े कमाल के थे जिनको देख करके विवाद बढ़ गया बहुत कैडे वाला। एक था हस्बैंड के लिए कि हस्बैंड को डिवोर्स कैसे मिलेगा, और एक था वाइफ के लिए कि वाइफ को डिवोर्स कैसे मिलेगा। मान लो कि अगर हस्बैंड है और हस्बैंड डिवोर्स चाहता है और हस्बैंड ये साबित कर दे, ये बोल दे कि उसकी जो वाइफ है वो उस पर अडल्ट्री का चार्ज लगा दे, यानी कि किसी और व्यक्ति से गैर संबंध का चार्ज लगा दे, अडल्ट्री उसे बोलते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात हो जाए क्या? हाँ, ये वाइफ के लिए। अगर हस्बैंड डिवोर्स चाहे तो, हस्बैंड डिवोर्स चाहे यहाँ पे तो की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। तो वो वाइफ के ऊपर इल्जाम लगाए अडल्ट्री का, यानी कि मेरी वाइफ के किसी गैर मर्द से संबंध है, ठीक है, गैर संबंध है, तो वो तलाक मांग सकता है। लेकिन अगर डाइवोर्स वाइफ चाह रही है तो अडल्ट्री के साथ में एक और कोई केस बनना चाहिए उसके ऊपर, यानी उसने बोला कि भाई मेरे हस्बैंड के किसी और लेडी से संबंध है, ठीक है, लेकिन साथ में ये मुझे मारते पीटते हैं, तो वायलेंस का केस हो या क्रूएलिटी का केस हो, ऐसा कोई केस साथ में और हो, एक और केस साथ में होना चाहिए, जो भी हो एक और केस साथ में बनना चाहिए, तभी अडल्ट्री साथ में एक और केस। यहाँ पे अडल्ट्री प्लस जो आपका वायलेंस का केस बनता है, हम उसी को मान लेते हैं आधार फिलहाल, क्योंकि जब दहेज होता है वो वायलेंस तो हो ही जाता है, बढ़ जाता है। अब ये वायलेंस बजाओ या बजाओ, ठीक है, तो तब तलाक होगा यहाँ पे। अब देख रहे हो वुमेन के लिए कितना खतरनाक है नियम कि 2 केस डालने पड़ेंगे प्रगति को, तब तलाक मिलेगा। प्रगति का हस्बैंड को 1 केस डालना है तो तलाक मिल जाएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जब इस प्रगति की, अब प्रगति पढ़ी लिखी थी, अरे भाई नाम है स्वर्ण शब्द हमने ऊपर लिख दिया इसलिए ये सोचो मुझे नाम याद हो जाएगा, मेरे को प्रॉब्लम नाम याद नहीं होते तो नाम याद हो जाएगा मुझे, ठीक है। तो प्रगति गई और प्रगति ने बोला, प्रगति ने सुप्रीम कोर्ट से बोला कि कितना जोर से हंस रहा लड़का ये फिल्मों में ज़्यादा आ गया। तो उन्होंने बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट से बोला कि ये भेदभाव मेरे साथ क्यों, कि मैं 2 केस डालूं, ये एक में काम चला लें, ठीक है। इक्वलिटी कहाँ है? अब यहाँ पे आ गया आर्टिकल, फिर 15 आ गया कि सेक्स के आधार पे आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, ठीक है, फिर आर्टिकल 15 फंसा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बात इनकी सही है, इन्होंने हमारी आंखें खोल दी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला जजमेंट करते हुए इस समय में कि सेक्शन जो 10 है, सेक्शन 10 का उतना हिस्सा रिपील हो जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा जो हिस्सा महिलाओं को पुरुष से अलग करके भेदभाव करता हो। क्लियर? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया अपना। तो यानी कि अब इनके लिए क्या होगा कि ये वाला जो हिस्सा है जो अलग कर रहा है, ये डालने की जरूरत नहीं है, इसी बेस पे तलाक हो सकता है। ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए कर दी। और साथ में ईयर 2000 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसको बोलते हैं इंडियन डाइवोर्स अमेंडमेंट एक्ट 2001। सर, हाँ, ये अमेंडमेंट कब हुआ सर? ये जब 2 केस वाला 2001 में इंडियन डाइवोर्स अमेंडमेंट एक्ट 2001 जब यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ, इसमें जब अमेंडमेंट हुआ
और इस अमेंडमेंट में एक तो सेक्शन 10 वाला हिस्सा, एक तो सेक्शन 10 वाला हिस्सा, ठीक है, कि भाई सेक्शन 10 को पहले में शामिल किया गया, और साथ में सेक्शन 10 वाला समझ में आ गया कि उतना हिस्सा जो भेदभाव करता है,